हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 7 का विषय सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर माह फरवरी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहला वाला क्वेश्चन। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लिखिए। उसके बाद में यहाँ पे हमको एक चित्र दिया हुआ है और उसके बाद में हमारे क्वेश्चन नंबर पहले का आ वाला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दोस्तों जो मैंने यहाँ पे चित्र लिख रखा है, यहाँ पे आपके पेपर में चित्र दिया हुआ है, इसलिए भी मैंने यहाँ पे आपको बना करके नहीं बताया है। तो इसका पहला वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा गया कि ओजोन परत का फैलाव किस ऊंचाई तक है। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे 50 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि हवाई जहाज किस परत तक जा सकते हैं। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे ओजोन परत तक। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बादल, वर्षा और तूफान आदि की घटनाएं किस परत में घटित होती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे दोस्तों क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि वायु दाब को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, पृथ्वी का परिभ्रमण, जलवाष्प, गुरुत्वाकर्षण आदि। अगला क्वेश्चन है हमारा जल समीर एवं थल समीर में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जल समीर की। तो जल समीर में हम लिखेंगे दिन के समय स्थल भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, जिससे वहाँ निम्न वायुदाब और सागरीय भाग पर उच्च वायुदाब निर्मित हो जाता है। पवनें जल से स्थल की ओर चलने लगती हैं। अब बात करते हैं हम थल समीर की। तो थल समीर में हम लिखेंगे जल देर से गर्म तथा देर से ठंडा होता है। रात्रि में स्थल भाग ठंडा और जल भाग गर्म रहता है। पवनें थल भाग से जल भाग की ओर चलती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं हमारा अगला वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमका क्वेश्चन नंबर आ है, जिसमें हमसे बोला गया है कि विधानसभा से संबंधित जानकारी दी गई तालिका में भरिए। उसके बाद में आपको तालिका दी हुई है, उसमें ये और इधर वाली लाइनें लिखी हुई हैं। इधर वाले आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली आपकी लाइनें दी हुई है, इसके सामने वाली लाइन में आपको लिख देना है 5 वर्ष। इसमें पूछा है कि विधानसभा का कार्यकाल होता है, तो वो होता है 5 वर्ष का। अगला वाला क्वेश्चन विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम विधायक। अगला क्वेश्चन विधानसभा सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है, तो वो है हमारी यहाँ पे 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है, तो उसमें हम लिखेंगे 230। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश विधानसभा भवन किस शहर में है। तो आंसर में लिखेंगे हम भोपाल। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं हम इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरे का बा। क्वेश्चन नंबर दूसरे को बा में हमसे बोला गया है विधानसभा सदस्य बनने हेतु क्या क्या अर्हताएं होना आवश्यक है। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। चौथा, वह दिवालिया या पागल ना हो। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हमारा अगला वाला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है कि दिए गए चित्र को पहचान कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फिर यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, चित्र जो है आप अपने पेपर में देख सकते हैं। उसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर आ में हमसे पूछा गया है कि यह ऐतिहासिक इमारत किस शहर में स्थित है। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे दोस्तों दिल्ली। अब देख लेते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन। इसके अगले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस ऐतिहासिक मीनार का निर्माण किसने कराया था, वह किस वंश का सुल्तान था। दोस्तों इसके आंसर में हम लिखेंगे इस ऐतिहासिक मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। वह गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी क्यों बनाया। तो दोस्तों इसका आंसर में हम लिखेंगे
रजिया जो सुल्तान की पुत्री थी को इल्तुतमिश ने अपने जिंदा रहते ही अधिकारी घोषित कर दिया था, क्योंकि बड़ा पुत्र नसीरुद्दीन शासन कर रहा था और अन्य पुत्र अयोग्य थे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में का जो आ नंबर का क्वेश्चन में है उसमें हमसे बोला गया है कि दिए गए चित्रों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको दो चित्र दिए हुए हैं, ये है आपका दीर्घ ज्वार का और यहाँ पे रहेगा आपका लघु ज्वार का। उसके बाद में जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ, वो है दीर्घ ज्वार किस स्थिति में आता है। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे दोस्तों, जिस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं उस दिन सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी पर अन्य दिनों की अपेक्षा उच्च ज्वार आता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दीर्घ ज्वार किन किन तिथियों को आता है। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे अमावस्या तथा पूर्णिमा को। अब देख लेते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लघु ज्वार किन किन तिथियों को आता है। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को। तो अब देख लेते हैं चौथा वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ज्वार भाटे के कोई दो लाभ बताइए। तो इसके हम लाभ बता देते हैं। तो इससे जो पहला लाभ है वो ये है कि ज्वारीय शक्ति से जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। दूसरा फायदा ये है कि अनेक प्रकार की सीपे, शंख, मोती आदि वस्तुएं किनारे पर आ जाती हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 12। तो इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दिए गए चित्र के आधार पर जल चक्र का वर्णन कीजिए। यहाँ पे जो मैंने चित्र लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जल चक्र का चित्र दिया हुआ है, वो आप आपके पेपर में देख सकते हैं। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे यहाँ पे कि नदियाँ, नाले, तालाब, झीलें, बर्फीले क्षेत्र और सागर, महासागर आदि जल के प्रमुख स्रोत हैं। गर्मी में इन स्रोतों से पानी का वाष्पीकरण होता रहता है। ये जलवाष्प ठंडी होकर बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इन बादलों से बूंदों के रूप में वर्षा होती है। वर्षा जल का कुछ भाग भूमि में समा जाता है, शेष भाग नदी नालों द्वारा महासागरों में पहुंच जाता है। इसका जलमंडल से वायुमंडल, वायुमंडल से थलमंडल और थलमंडल से जलमंडल में आवागमन को ही जल चक्र कहते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें हमसे पूछा गया है कि संसद यानी कि व्यवस्थापिका से संबंधित जानकारी दी गई तालिका में भरिए। उसके बाद में आपको विवरण बिंदु और जानकारी इस कॉलम में लिखिए। ये आपको दिया हुआ है। इधर की पूरी लाइनें आपको दी हुई है। जैसे अब इधर का आपकी जो खाली जगह है उसमें ये आंसर आएंगे। जैसे कि उच्च सदन, तो इसमें आपको लिखना है राज्यसभा। अगला है निम्न सदन, तो इसमें लिखना है आपको लोकसभा। अगला है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे राज्यसभा, तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष का होता है। दोस्तों वो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख नहीं पाया हूँ। उसके बाद में लोकसभा हेतु निर्धारित सदस्यों की कुल संख्या वो 552 होती है। फिर अगले वाले में आपको 550 कर देना है। उसके बाद 25 वर्ष, उसके बाद 30 वर्ष, उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष, और उसके बाद वाले में लिख देना है आपको उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम हमारा अगला वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 का आ खोजी बनो। इसका पहला वाला क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके शासनकाल में इब्न बतूता नामक यात्री भारत आया था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें पूछा गया कि इन्हें लौह रक्त की नीति का सुल्तान कहा कहते हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे बलबन को लौह रक्त की नीति का सुल्तान कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इसका आंसर में लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन यह अपने को सिकंदर ए शानी कहता था। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे
अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं हमारा अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बा, जिसमें हमसे बोला गया है कि मुगल साम्राज्य का वंश वृक्ष यानी कि शासनकाल की तिथियां सहित तैयार कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख करके रखा हुआ है, आपको कुछ इस तरह से लिखना है। जैसे बाबर, तो उसका शासनकाल था वो था 20/4/1526 से 26/12/1530 तक। उनके बाद में हुमायूं, तो हुमायूं 26/12/1530 से 17/5/1540 तक। वैसे ये आपको लाइन से ये नाम जो है नोट कर लेना है, और उनके आगे ये शासनकाल का समय है वो आपको लिख लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अभी लिखने में दिक्कत आ रही हो तो आप वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए या फिर कौन से सब्जेक्ट का चाहिए मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपको वीडियो दे सकूं।